नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी सीरीज़ के हमारे इस दूसरे वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसके यूनिट 2 का अध्ययन करेंगे। अगर मेरे से आप पूछेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है क्लास 9th की एनसीईआरटी से, तो वह चैप्टर 2 है, जो है भारत का भौतिक स्वरूप। अपनी कोशिश ये है कि अपन साथ साथ एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। जो मैं बोलता हूँ ना, एनसीईआरटी पढ़िए एनसीईआरटी पढ़िए, तो क्यों पढ़िए आपको समझ में भी आएगा। एक काम मैं आपके लिए आसान ये कर दिया हूँ कि जो चीज़ आपको पढ़ना है ना उसको हाईलाइट कर दिया हूँ। ये हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी कर देंगे। देखिए, एक हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ और तेज बहने वाली नदियाँ हैं। तो एक आपसे सवाल पूछेगा कि हिमालय युवा पर्वत है या कौन सा पर्वत युवा पर्वत है, तो वो है हिमालय। युवा मतलब होता है जो अभी अभी बना है। पुराना कौन है, बूढ़ा पर्वत कौन है, तो वो है अरावली। अरावली बहुत समय पहले बना है। अब आपको थोड़ा सा मैं भारत के जो अलग अलग पर्वत हैं, हिमालय पर्वत, उसकी थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ। देखिए, इसको बोलते हैं हिंदू कुश श्रेणी। बीच में जो ग्रंथि है वो कहलाती है पामीर ग्रंथि, और इधर जो श्रेणी है इसको बोलते हैं कुनलुन श्रेणी। ठीक, ये है हिंदू कुश, ये है पामीर ग्रंथि, और इधर ये जो श्रेणी है ये है कुनलुन श्रेणी, जो चीन की तरफ आती है। इधर आपका अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। ये जो पहाड़ है इसको बोलते हैं काराकोरम का पहाड़। आपसे ना क्रम में जमाने के लिए भी बोल सकता है। तो ये जो है, ये जो लाल आपको दिख रहा है, ये है काराकोरम। यहीं पे एक चोटी है जिसको बोलते हैं केटू। ठीक, इधर है राकापोसी, ये यहाँ पे है नंगा पर्वत। ये सब लोकेशन पूछ सकता है कि कौन सा कहाँ पे है, तो ये राकापोसी, ये नंगा पर्वत, ये केटू। फिर ये है, ये जो श्रेणी आपको दिख रही ना, ये है लद्दाख श्रेणी। ठीक, और काराकोरम पर्वत में ही है काराकोरम दर्रा, और इधर ऊपर में है आसील दर्रा। काराकोरम के ऊपर साइड ये आसील दर्रा। काराकोरम लद्दाख, और उसके बाद है जास्कर श्रेणी। मतलब आप ये ध्यान रखिएगा, KLZ, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक, उसके बाद फिर आपकी आ जाती हिमालय की। ये वाला जो एरिया है ना हिमालय का, इसको बोलते हैं महान हिमालय, जो मेन हिमालय है आपका। उसके बाद दूसरा ये जो है, ये है आपका बीच वाला हिमालय, जिसको बोलते हैं मध्य हिमालय। और ये जो तीसरा है इसको बोलते हैं बाहरी हिमालय, जिसको शिवालिक श्रेणी बोलते हैं। तो ये बेसिक आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। उसके बाद फिर कुछ कुछ चीज़ें और देखिए, जैसे ये काराकोरम दर्रा है। दर्रों की बात करें तो ये असील दर्रा है, ये काराकोरम दर्रा है, ये बारा लाचा है, ये सिपकिला है। ये कहाँ है, हिमाचल में। जगह पूछ सकता है। ये मानसरोवर झील है, यहीं पे ये कैलाश श्रेणी है, ये गुरुल मंदाता है, यहाँ पे एवरेस्ट पर्वत है, यहाँ पे सिक्किम में कंचनजंगा है, ये अरुणाचल में बूमला है, और यहाँ पे नामचा बरुआ है। तो ये जो बेसिक वो है ना, आपको पता रहना चाहिए। फिर नदी की बात करें तो क्रम भी पूछता है। सिंधु है, फिर झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी है, फिर इधर ये ब्यास है, और यहाँ से निकलती सिपकिला से सतलज। मतलब नदियों का क्रम अगर आपसे पूछे तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे, SBR CJI। बिलासपुर में एक SBR कॉलेज है ना, तो सतलज, ब्यास, रावी, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चिनाब, झेलम, इंडस। तो ये क्रम है नदियों का। यहाँ पे कामेट पर्वत श्रृंखला है, ये नंदा देवी है, ये धौलागिरी है, ये अन्नपूर्णा है, ये नेपाल में मकालू है, ये बोमडिला है, ये डाफला है, इधर ये नागा श्रेणी है, ये अरुणाचल में पटकाई बूम है, ये क्या है, गारो खासी जयंतिया। तो ये पहाड़ों का ना एक ध्यान रखना कि कहाँ पे क्या है, आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैं पूरा मैप में आपको दिखा दिया। और कई लोग का सवाल ये रहता है कि भैया इतने पहाड़ हैं किसको याद करें, तो इनको याद करो जो एनसीईआरटी में दिए हैं। ठीक, उस सवाल का आपका जवाब। अब देखते हैं अपन नदी। नदी थोड़ा हरे कलर में देखते हैं, चलो। ये तो आप देख लिए सिंधु, झेलम, फिर क्या है, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक, अब इधर देखिए, ये इधर से आ रही चंबल नदी है ना, ये यहाँ से निकल रही यमुना नदी, इधर से निकल रही गंगा नदी,
फिर ये जो आ रही है घाघरा नदी है, ये जो है ये गंडक नदी है, फिर ये कोसी नदी है, बिहार का शोक। इधर से ये जो दिख रही है आपको, ये सांगपो ब्रह्मपुत्र को ही बोलते हैं, नामचा बरवा से ऐसे मिल घूमती है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ये आपकी सोन नदी है, छत्तीसगढ़ वाले जानते हैं। तो ये सब नदियों को भी जानिए कि कौन सी कहाँ पे है, यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी। पीएससी अब जो पैटर्न बदल रहा है ना, तो ऐसे ही पूछेगा कि नदियों को पूर्व से पश्चिम में जमाइए, पश्चिम से पूर्व में जमाइए, इस टाइप के सवाल पूछेगा। तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ठीक, नीचे मिजो श्रेणी है। अब आइए, उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं, प्रायद्वीपी पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चोटियों से बना है। जो उत्तरी मैदान है वो तो जलोढ़ से बना है, मतलब हिमालय की जो नदियां हैं वो पहाड़ काट काट के उस मैदान को भर दी। जो प्रायद्वीपी पठार है वो क्या है, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाले कम ऊंची पहाड़ियों चौड़ी घाटियों से बना है। अभी अपन देखेंगे, अगर भारत का भौगोलिक वितरण करो तो पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तर का मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपी पठार, चौथा है मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। ये ना सवाल मेंस में आ सकता है सीधा सीधा कि भारत के प्रमुख भौगोलिक आकृतियों का विवरण दीजिए। हम लोग हिमालय, अरावली ये लिखने लगते हैं, सीधा सीधा नहीं दिया है। पहले हिमालय बता दो, फिर उत्तरी मैदान बता दो, फिर प्रायद्वीपीय पठार बता दो, फिर मरुस्थल बता दो, फिर तटीय मैदान बता दो, फिर द्वीप समूह बता दो, आपका काम खत्म। तो अपन काम शुरू करते हैं हिमालय से। पहली चीज अपन बता दिए कि युवा है, दूसरा है वलित पर्वत श्रृंखला है। वलित पर्वत श्रृंखला मतलब क्या होता है, चलो थोड़ा सा मेहनत करते हैं कैसे हिमालय बना थोड़ा सा समझते हैं। वलित मतलब होता है कि देखो इधर से एक प्लेट गई, इधर से एक प्लेट गई, ठीक, इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, इधर यूरेशियन प्लेट थी, बीच में बोलते हैं एक समुद्र था जिसको बोलते हैं टेथिस सागर। ये तो आप थ्योरी सुने होंगे। दोनों प्लेट आपस में टकराई और हिमालय बन गया, तो इसी को बोलते हैं वलित। और ये माना जाता है कि ये प्लेट अभी भी टकरा रही, और ये प्लेट ना एक बार में नहीं टकराई, मतलब ऐसा नहीं है पहली बार टकराई तो जो हिमालय बना उसको बोलते हैं महान हिमालय, फिर टकराई तो जो बना उसको बोलते हैं मध्य हिमालय, फिर जो बना उसको बोलते हैं शिवालिक। तो सबसे ऊंचा ये महान हुआ, फिर मध्य बना, फिर शिवालिक बना, और बोलते हैं अभी टकरा ही रही है, एक आध हिमालय और बन सकता है। ठीक, इसीलिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ते जा रही। पहले आप 8,848 पढ़ते थे, अब बोलते हैं 8,850 मीटर हो गई है, क्योंकि ये टकरा ही रहे हैं। इसीलिए हिमालय में भूकंप भी खूब आते हैं, क्योंकि ये जो प्लेट है ना, ये जो प्लेट है दोनों, ये नीचे टकरा ही रही। तो इसीलिए ज्वालामुखी, इसीलिए गर्म पानी के स्रोत हैं, ये सब उसके कारण हैं। फिर आते हैं अपन हिमालय में। ये पर्वत श्रृंखला सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्र तक फैली है। तो अपन देख लिए कि सिंधु नदी इधर है, ब्रह्मपुत्र इधर है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। मतलब समझ रहे, एक तो सबसे ऊंची है और असम अवरोध मतलब कुछ ऊंचे कुछ छोटे। फिर ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। कितने किलोमीटर की लंबाई है इसकी? इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर, मतलब टोटल अगर आप देखेंगे, और अर्धवृत्त टाइप का ऐसा हिमालय है। ठीक, इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है, अरुणाचल में 150। ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है कि इसकी चौड़ाई पूर्व में ज़्यादा है कि पश्चिम में ज़्यादा है। तो पश्चिम में ज़्यादा है, कश्मीर में ऐसे चौड़ा है और इधर थोड़ा सा पतला हो जा रहा है। तो यहाँ जो चौड़ाई है 400 है और यहाँ जो है 150 है। ठीक, इसके अलावा पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। मतलब पश्चिमी भाग में जो ऊंचाई है उसमें कम विविधता है, ये जो पूर्वी है ना, यहाँ विविधता, कोई ऊंची है कोई कम ऊंची, फिर ऊंची फिर कम ऊंची, तो इसको बोलते हैं विविधता होना। ठीक, फिर सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय बोलते हैं। ये तो अपने को पता है कि सबसे ऊपर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, महान या आंतरिक, क्योंकि अंदर है वो। और इसी को हिमाद्री भी बोलते हैं। हिमाद्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हिम है।
बर्फ जमी है सबसे ज़्यादा। ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। सतत आप अभी मैप में भी देखें कि जो महान है ना वो ऐसे चल रही, बाकी ऐसे है, फिर कट गई फिर कट गई। ये नदी लोग काट देते हैं उनको, नीचे मध्य को। और इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। ठीक। फिर इसके शिखर देखिए, माउंट एवरेस्ट नेपाल में 8848। तो यही मानना है आपको। कंचनजंगा भारत में 8598, मकालू नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है। जगह देख लीजिए कौन सा कहाँ है। फिर नंगा पर्वत भारत में है, नंग अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी भारत में है, कामेट भारत में, नामचा बरुआ भारत में है, गुरुल मंदाता भारत में। सभी का लोकेशन अभी अपन मैप में देखें, आपको फिर से देखना है। फिर महान हिमालय का जो वलय है उसकी प्रकृति असममित है, और इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। ये सवाल पूछ सकता है आपसे, ऐसे ही खोजता है पीएससी सवाल। हिमालय का क्रोड किससे बना है? महान हिमालय का तो ग्रेनाइट से बना है, और ये हमेशा बर्फ से ढका होता है, बहुत सी हिमानियाँ होती हैं, इसलिए इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। अब हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों और दर्रों के नाम आपको ज्ञात करना है। अब एनसीईआरटी बोल रहा है तो ये ज्ञात करना है, और उन राज्यों के नाम बताना है जहाँ ये सब शिखर हैं। चलो ये आपका होमवर्क है। ठीक, कुछ कुछ आप लोग भी करो साथ साथ। बच्चे करते हैं 9वीं के तो आप तो कर ही सकते हो। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है, हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब ये हो गया महान हिमालय। अब दूसरी जो इस टाइप की श्रृंखला है ना, इसको बोलते हैं निम्न हिमालय या हिमाचल। इन श्रृंखलाओं का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है, चौड़ाई 50 किलोमीटर है। पीर पंजाल जो श्रृंखला है सबसे अधिक लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि पीर पंजाल किस हिमालय में आता है? तो पीर पंजाल किस में आता है? मध्य हिमालय में आता है। धौलाधर और महाभारत की श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। धौलाधर भी मध्य में आता है, महाभारत भी आता है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। तो ये जो फेमस जगह है ना, जैसे कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, ये सब मध्य हिमालय में ही आते हैं। ठीक। अब आपको एटलस में क्या खोजना है? भूगोल पढ़ रहे हैं तो एक एटलस रख लो, किसी की भी रख लो, ऑक्सफोर्ड की, ओरिएंट ब्लैक स्वाम की, कुछ भी रख लो। मसूरी, नैनीताल और रानीखेत खोजना है, और किस राज्य में ये बताना है। ठीक। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। शिवालिक क्या है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला। इसकी चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर। ये उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी। ये क्या है कि मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से जो नदी द्वारा लाया गया अवसाद है ना, उससे बना है, ये मानते हैं। मतलब नदी अवसाद लेके आई, तो जो अवसाद लेके आई वही फिर इधर से प्लेट तो आई रही, तो शिवालिक बन गया। घट घाट घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाया जाता है। आप सुने हो ना, देहरादून, पाटली दून, कोटली दून। तो ये क्या है कि ये मान लो ये मध्य हिमालय है, ठीक, और ये फिर शिवालिक है। तो इनके बीच का जो एरिया है इसको बोलते हैं दून। ये भी सवाल आ सकता है कि दून किसको बोलते हैं? तो मध्य हिमालय या निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच के एरिया को बोलते हैं दून। अब आइए आगे, फिर आपको वही नक्शा दिखा दिया हम लोग। इस नक्शे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया आ गया है। ऊपर वाला तो आप लोग सब देख ही लिए थे, अब देखो इनको। अब क्या क्या दिखाना है आपको। इधर गारो खासी जयंतिया है। गारो खासी जयंतिया के बारे में ये मानो कि गारो खासी जयंतिया, इधर ये जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये हिमालय का विस्तार है, लेकिन गारो खासी जयंतिया ना इस पहाड़ी का विस्तार है। ठीक, अभी पढ़ेंगे हम लोग। गारो खासी जयंतिया हिमालय का भाग नहीं है, और गारो खासी जयंतिया ये इनका क्रम है। खासी में ही सबसे अधिक वर्षा होती, जो चेरापूंजी या मासिन राम है वो खासी में। अब बाकी पहाड़ियाँ देखते हैं, एरिया देखते हैं। ये तो महामरुस्थल है, ठीक। ये आपकी अरावली श्रेणी है। अरावली श्रेणी ना कटी फटी होकर दिल्ली तक विस्तृत है, ठीक। सबसे पुरानी
लाइट बंद हो गई थी इसलिए ऐसा हुआ। तो मैं आपको दिखा रहा था कि ये अरावली श्रेणी है, ठीक। उसके बाद फिर ये विंध्य श्रेणी है और सतपुड़ा श्रेणी है। आप अपने मन में सोचिए कि विंध्य श्रेणी जो है, पहले विंध्याचल आता है, ठीक। उसके बाद एक कहानी आती है जो हम लोग पढ़ते थे बचपन में, कि अगस्त्य मुनि जो थे ना वो उत्तर भारत के थे, उनको पूरे दक्षिण भारत में वेदों का और संस्कृति का ज्ञान देना था। तो गए तो बीच में उनको विंध्याचल मिला, तो विंध्याचल को बोले कि यार मेरे को उधर जाना है, तो तू थोड़ा सा मेरे को रास्ता दे। तो विंध्याचल ठीक है बोला, हाथ जोड़ा और रास्ता दे दिया, झुक गया। अगस्त्य मुनि गए और बोले तब तक बैठे रहना जब तक मैं वापस ना आऊँ। अगस्त्य मुनि दक्षिण भारत गए और वापस ही नहीं आए, तो विंध्याचल बैठे ही है बोलते हैं। तो कई चीज हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं ना, उनका कुछ ना कुछ लिंक है। फिर जब आप दक्षिण भारत का संगम साहित्य पढ़ोगे, तो पहले संगम साहित्य का जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता अगस्त्य मुनि करते हैं। तो कुछ हवा हवाई भी नहीं है। कई लोग को लगता है कि यार ये सब हवा हवाई चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज लिंक भी है। तो सबसे पहले आपका विंध्य श्रेणी है, ठीक। उसके नीचे बहती है नर्मदा नदी। फिर उसके बाद है सतपुड़ा श्रेणी, ये देखिए। और सतपुड़ा के नीचे बहती है ताप्ती नदी। तो इसी को बोलते हैं भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ, नर्मदा और ताप्ती। तो आपसे पूछ सकता है कि नर्मदा नदी किन दो पहाड़ों के बीच में बहती है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा। यहाँ पे जो एरिया है इसको बोलते हैं मालवा का पठार। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं गिर श्रेणी, यहीं पे गिर नेशनल पार्क है, एशियन टाइगर मिलता है। ये जो नदी है इसको बोलते हैं माही नदी। ये देखो ये कर्क रेखा को काटती है, इसलिए फेमस है माही नदी। फिर ये जो एरिया है इसको बोलते हैं दक्कन का पठार का एरिया, ठीक। ये जो पहाड़ी है इसको बोलते हैं महादेव की पहाड़ी। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। ये अपनी महानदी है, ठीक। ये एरिया उत्तरी सरकार है। और यहीं पे महेंद्रगिरी है उड़ीसा में, जो ये जो घाट है ना ये पूर्व में है, तो ये है पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची श्रेणी महेंद्रगिरी है। अब ये नदियाँ आप देखोगे तो ये गोदावरी नदी है, फिर कृष्णा नदी है, फिर कावेरी नदी है। ये जो है ये पश्चिमी घाट है। इधर ये सोन नदी, ये नदियाँ तो अपन देख लिए, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी। अब यहाँ नीचे का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अन्नामलाई है जिसकी ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। यहाँ पे कार्डमम की पहाड़ी है। ये जो पहाड़ी है नीलगिरी की पहाड़ी है। ये जो नदी है कावेरी नदी है। और ये जो है पश्चिमी घाट है, ये कोंकण तट है। ये केरल के पास मालाबार तट है। ये कोरोमंडल तट है। तो ये बेसिक आपको ना, इतना भी आप मैप समझ जाओगे ना तो बहुत सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। और बेसिक मैप वहीं का समझो जो एनसीईआरटी में दिया है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। अब चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा उत्तर दक्षिण के अलावा हम हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित वर्गीकरण कर सकते हैं। और ये ऐसे कर सकते हैं, देखो नदी जो है, ऐसा मानिए कि पहले ये सिंधु नदी है, फिर सतलज नदी है, फिर सतलज से काली है, फिर काली से तिस्ता और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र है। ये सिंधु है, ये सतलज है, ये काली है, ये तिस्ता है और ये ब्रह्मपुत्र है। तो देखिए सतलुज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय बोला जाता है, ठीक। इसी को कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। मतलब ये वाला एरिया पंजाब, कश्मीर, हिमाचल सब है। फिर सतलज से काली नदियों के बीच के भाग को कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। ये वाला जो है कुमाऊं, उत्तराखंड का इलाका है ना कुमाऊं। फिर काली से तिस्ता नदी को बोलते हैं नेपाल हिमालय, क्योंकि यहाँ पे नेपाल पड़ता है। और यहाँ पे तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच है असम हिमालय। नेपाल हिमालय, तिस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय। और ब्रह्मपुत्र को दिहांग भी बोलते हैं, एक चीज़ और याद रखना। दिहांग, दिबांग, सांगपो, लौहित्य सब ब्रह्मपुत्र के नाम हैं, उससे मिलने वाली नदियों के नाम हैं। दिहांग महाखड्ड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर, मतलब हिमालय क्या है, यहीं पे देखो,
हिमालय यहाँ पे ना दिहांग के पास से ऐसे यहाँ तक हिमालय आया, फिर यहाँ से ना ऐसे मुड़ गया हिमालय, सीधा उधर आगे नहीं गया। ठीक, हिमालय क्या हुआ, ऐसे मुड़ गया। और ये जो पहाड़ियाँ हैं इसको बोलते हैं पूर्वांचल की पहाड़ी। और जो जो एरिया है ना, जैसे यहाँ पे नागालैंड है तो नागालैंड की पहाड़ी है, फिर मणिपुर है, फिर मिजो है, तो ये सब पहाड़ियाँ इधर हैं। ऊपर पटकाई बुम है जो अरुणाचल के एरिया में, तो इस श्रेणी को बोलते हैं पूर्वांचल। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो श्रेणी है हिमालय की, और ये जो गारो खासी जयंतिया है ये हिमालय का विस्तार नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक, ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी सैल से हैं बनी है। मतलब किससे बनी है, बलुआ पत्थरों से बनी है, घने जंगल हैं, और पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। अब आ जाओ मैदान में। हिमालय से क्या हुआ, बड़े बड़े मतलब जलोढ़ों का भी निक्षेप हुआ। जो नदियां हैं वो साथ में जो जलोढ़ लेके आई, उससे उपजाऊ मैदान बना। ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। ये मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। ये देखो ये फैक्ट हुई। ब्रह्मपुत्र नदी में एक माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो यहाँ लोगों का निवास है। माजुली ध्यान रखना, नदी द्वीप है, अभी अभी उसको जिले का भी दर्जा दे दिए। फिर नदी के निचले भागों में ढाल कम होने जाने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके कारण नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ऊपर में तो पहाड़ है तो नदी चलती है, जवानी रहती है नदी की। जब नदी बूढ़ी होती है ना, प्लेन एरिया आता है, तो फिर नदी द्वीप बनने लगते हैं। तो ही ब्रह्मपुत्र में माजुली द्वीप बना। वितरिकाएँ बनने लगती, गाद एकत्र हो जाता है जिससे धाराएं कई भागों में बढ़ जाती हैं, इनको वितरिकाएँ बोलते हैं। दोआब मतलब होता है 2 नदियों के बीच का भाग। ठीक, पंजाब मतलब होता है 5 नदियों के बीच का भाग। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान, ये तो आपको पता है पंजाब का मैदान है। गंगा का मैदान का विस्तार घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच है। घग्गर और तिस्ता नदी के बीच में गंगा का मैदान है। ठीक, अब नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुट्टिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। ऐसे समझो कि जब नदियां आईं, अब पहाड़ से नदी ऐसे करके निकल रही, तो शिवालिक के पास क्या है कि गुट्टिका का निक्षेपण की और अंदर अंदर समा गई नदियाँ। ठीक, ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुट्टिका का निक्षेपण करती है और इसको बोलते हैं भाबर। और यहाँ विलुप्त हो जाती है नदियाँ, मतलब नदी नहीं दिखेगी, अंडरग्राउंड चल देती है। फिर कहीं तो निकलेगी वापस, तो जहाँ निकलती है वहाँ फिर जो एरिया होता है उसको बोलते हैं तराई। ठीक, सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं नदियाँ पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। तो एक है भाबर जहाँ विलुप्त होती हैं, और एक तराई जहाँ फिर से निकलती हैं, तो वो कहलाता है तराई। ठीक, यहाँ घने जंगल हैं, पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए थे इनको यहीं रखे हैं। फिर 2 चीज़ें, एक है भांगर, इसको कोई भाबर भी बोलता है। ये भांगर क्या है, जो पुराना जलोढ़ है वो भांगर या भाबर कहलाता है। इसमें चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। स्थानीय भाषा में कंकड़ भी कहा जाता है। कंकड़ पूछ सकता है क्या है, तो ये भांगर है। और जहाँ बाढ़ वाला मैदान है, जैसे मान लो नदी है, तो कुछ एरिया में जैसे मान लो उधर राजस्थान, इधर उधर नदी बहुत पहले गई होगी, तो वहाँ जो पुराना जलोढ़ है उसको बोलते हैं भांगर या भाबर या कंकड़। लेकिन जैसे गंगा नदी के अगल बगल का इलाका, यहाँ तो हर साल नया मिट्टी आती है, तो नया जलोढ़ है, उसको बोलते हैं खादर, खाद बनती है उससे। अब आ जाते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार में। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टली आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। सीधा सीधा सवाल आएगा, क्या है पुराने क्रिस्टली आग्नेय तथा रूपांतरित शैल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। इस पठार को 2 भाग में बांटते हैं, एक है मध्य उच्च भूमि और एक है दक्कन का पठार। ये जो भारत का आप नक्शा बनाते हो ना, तो ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं मध्य उच्च भूमि, और ये वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं दक्कन का पठार। तो ये दोनों के बीच में अंतर ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वो भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला गया है, मध्य। ये मानो कि नर्मदा नदी के ऊपर जो है उसको बोलते हैं मध्य उच्च भूमि और नीचे को बोलते हैं दक्कन का पठार। पहाड़ तो हम लोग देख लिए कौन कौन सा, और नदियाँ जो हैं वो हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है, इधर से
ऐसे बहती है ना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक। मध्य उच्चभूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। मतलब ये जो मध्य उच्च भूमि है, कहाँ गया नक्शा, ये जो मध्य उच्च भूमि है ये यही है। ठीक, ये पूरा मध्य उच्च भूमि है। तो इधर बुंदेलखंड बघेलखंड है, फिर है छोटा नागपुर का पठार, फिर ये भी इसी में है, ये जो गारो खासी जयंता भी इसी में, और बीच में जो जिसके कारण ये अलग हुआ उसको बोलते हैं मालदा गैप। ठीक, तो ये पूरा एरिया मध्य उच्च भूमि है। फिर ये नर्मदा नदी है, इसके इधर जो है आपका पठार है दक्कन का। ठीक, ये ध्यान रखना आप। नर्मदा नदी हो गया। उसके बाद फिर है उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कौमेर की पहाड़ी मैकल श्रृंखला इसके पूर्व विस्तार है। ये सब तो अपन मैप में देख के समझ ही गए हैं। और ये मैं बोल रहा था, इसका एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसी का विस्तार है उत्तर पूर्व में, जिसको बोलते हैं मेघालय का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार और उत्तर कचार पहाड़ी। और ये एक भ्रंश द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो जाता है, इसी को बोलते हैं मालदा गैप। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो खासी जयंतियां हैं, ये अपन देखे अभी। फिर पश्चिमी क्रम, फिर घाट की बात आ गई। पश्चिमी घाट, अगर आप भारत का नक्शा बात करेंगे तो अगर भारत का नक्शा ये है तो ये जो पश्चिम में है इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, ये जो पूरब में है इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। ठीक, तो पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर हैं, सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों, पश्चिमी घाट क्या है, सतत है, मतलब बड़ा बड़ा है, इसको आप पार करने के लिए जो दर्रे बने हैं ना वहीं से पार कर सकते हो। पूर्वी घाट में सब नदी यहीं से गई हैं, तो ये नदी इनको काट दी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तो पूर्वी घाट जो है सतत नहीं है। ठीक, अब आपको बताना है थाल घाट कहाँ है, भोर घाट कहाँ है, पाल घाट कहाँ है। ठीक, ये आपको बताना है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, ये सब सवाल आ सकता है कि कौन सा ऊंचा है, तो पश्चिमी ऊंचा है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, क्योंकि नदियां इसको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिमी घाट में कैसी वर्षा होती है कि ये मान लो ये पश्चिमी घाट है, ये घाट है, तो इधर से आता है बादल, तो इसमें टकरा के यहाँ पे जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। ठीक, पश्चिमी घाट को की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि दक्षिण में ये ज़्यादा ऊंचा है। और कौन कौन सी श्रृंखला, अनाई मोड़ी है, दोदा बेटा नीलगिरी में है, और पूर्वी घाट की सबसे बड़ी श्रृंखला महेंद्रगिरी है। ठीक, और पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय और जावेद की पहाड़ियाँ हैं। ये भी हम लोग देखें कि यहाँ पे ये पूर्वी घाट है, इसके दक्षिण पश्चिम में सेवराय है और जावेदी की पहाड़ियाँ हैं। उदगमंडल जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, और कोडाई कनल जैसे पहाड़ी नगरों की स्थिति आपको ज्ञात करना है। चलो देखना है इसको। फिर प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता एक यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी है, जिसको दक्कन ट्रेप बोलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में क्या होता है, काली मिट्टी पाई जाती है जिसको दक्कन ट्रेप बोलते हैं, जिसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से होती है, इसलिए इसके सेल आग्नेय है, अग्नि से है तो आग्नेय है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। यही मैं बोल रहा था, अरावली का ना जो पहाड़ी है, पत्थर अत्थर लोग चोरी कर करके ले जा रहे हैं, खंडित हो गई है, पुरानी है, बूढ़ी है। फिर है भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल जहाँ प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, वो मरुस्थल है। जलवायु आपको पता ही है, शुष्क रहेगी, पानी गिरेगा नहीं। और लूनी जो है इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बराकान पूछ सकता है, बराकान क्या है, अर्धचंद्राकार बालू का टीला है। ठीक, ये टीले टीले जो रहते हैं वो बराकान होते हैं। और अब बराकान देख भी सकते हो। अब हम आ गए टट्टी मैदान पे। टट्टी मैदान क्या है कि अभी हम समझे कि ये जैसे
तट है, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, तो ये जो इधर का एरिया बचा और इधर का एरिया बचा, इसको बोलते हैं तटीय मैदान। समझ गए? तो तटीय मैदान संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है, अरब सागर और पूर्व की बंगाल की खाड़ी में विस्तृत है। अब इनका नाम जो है, ये जो बम्बई के पास है महाराष्ट्र, उसको बोलते हैं कोंकण तट। उसके बाद फिर ये जो कर्नाटक है इसको बोलते हैं कन्नड़, और जो केरल में है उसको बोलते हैं मालाबार। तो ये नाम ध्यान रखना, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। इधर जो क्या बोलेंगे तमिलनाडु में उसको बोलते हैं कोरोमंडल, और ये ऊपर उत्तर में इसके जो है उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। ठीक, उत्तरी सरकार, और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट बोलते हैं। नदी है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कोवारी, डेल्टा बनाती, चिल्का झील उड़ीसा में मिलती है। फिर द्वीप समूह की अगर बात करें तो आपको पता है कि द्वीप दो हैं, एक है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है? छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। इनको लकाद्वीप, मिनिकाय तथा, ये जानकारी कम लोग को होगी, पहले इसको लकाद्वीप, मिनिकाय और एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। ये तीन नाम थे, लकाद्वीप, मिनिकाय और एमीन द्वीप। 73 में इसका नाम क्या रखा गया? लक्षद्वीप रखा गया, और 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कवरत्ती इसकी प्रशासनिक मुख्यालय। ये पूछ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है, पिटली द्वीप जहां मनुष्य नहीं रहते, ये एक पक्षी अभ्यारण्य है लक्षद्वीप में। फिर अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार बड़ी संख्या में द्वीप हैं। ठीक, अंडमान है ऊपर, नीचे दक्षिण में निकोबार है। और इसको ये माना जाता है जैसे लक्षद्वीप ना प्रवाल से बना है, लेकिन अंडमान निकोबार बोलते हैं कि हिमालय ही जो ऐसे आया ना, अपन पढ़े ना कि हिमालय ऐसे गया, फिर ये पूर्वांचल हो गया, फिर ये इधर समुद्र में डूब गया, और इधर जो पहाड़ अंडमान निकोबार में ना थोड़ा सा फिर उठ गया, तो उसी को बोलते हैं पहाड़ का ऊपर का भाग है। और ये द्वीप हमारी सुरक्षा के लिए बहुत वो हैं, क्या बोलेंगे, महत्वपूर्ण है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। बैरन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी, और एक नारकोंडम है जो सुसुप्त ज्वालामुखी। एक और थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, प्रवाल के बारे में है, इन्वायरमेंट में पूछता है। प्रवाल पॉलिप कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। प्रवाल ना सूक्ष्म प्राणी हैं जो समूह में रहते हैं। इनका विकास होता है छिछले और गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव होता है, कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है, और प्रवाल स्त्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और एक द्वीप टाइप बन जाता है, समझ लो, उन जीवों से। ठीक, ये तीन प्रकार के होते हैं, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय द्वीप। ये इन्वायरमेंट में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। प्रवाल रोधिका बैरियर रीफ बोलते हैं, तटीय मतलब तट में रहता है, और प्रवाल वलय द्वीप। प्रवाल वलय द्वीप ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या आहारसु आकार वाले रोधिका होते हैं। तो ये प्रवाल के बारे में है। फिर इन्वायरमेंट में हम लोग वो भी पढ़ते हैं कि प्रवाल विरंजन क्या होता है। ठीक, तो वो सब अपन पढ़ेंगे। तो ये अपना चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसके लिए थोड़ा ज़्यादा समय लगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एक्सरसाइज आप लोग कर लेना, इतना बिल्कुल हल्का हल्का है, इसलिए मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए भाग 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, ये तो आप पकड़ ही लोगे, प्रायद्वीप है। अब इसको तट तो नहीं होगा, द्वीप तो नहीं हुआ, ऐसा ध्यान भी कर लेना। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा कौन सा पहाड़ करता है? तो पूर्वांचल है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी क्या है? गोवा के दक्षिण में क्या है? कोरोमंडल तो नहीं है। कोंकण है कि कन्नड़ है? बताओ बताओ, कमेंट में बताओ। ठीक, तो चलो आज का वीडियो हम लोग यहीं करते हैं ख़त्म। अगले वीडियो में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। आप अभी तक देख रहे हैं और हमारे वीडियो को ना इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। मैं तो ऐसे ही डाल दिया था, लेकिन ठीक ठाक आप लोग का रिस्पांस मिल रहा है, तो हम लोग लगातार इसको कंटिन्यू रखेंगे। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।